जी, तो मिलिट्री इंटिमिडेशन शुरू हुआ है, लेकिन इसमें एक और फैक्टर आता है, और जो मैंने देखा था कि यूक्रेन का ट्रम्प और बाइडेन का जो टसल है, उसके साथ भी बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। और अगर यूक्रेन जो है वो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का शायद विलिंग पॉन नहीं बनता, और ट्रम्प को और रशिया को एक साथ डिस्टेबलाइज करने में, तो भी मेरे विचार से ये स्थिति This नहीं is a होती। slightly complex affair. There's no doubt. There are many dynamics इसके अंदर जो रूस as a hybrid gray zone warfare, जो भी hybrid नहीं है, gray zone warfare जो रूस अमेरिका के साथ लड़ा है to attempt to try and influence the political establishment and the ideological elements within United States, उसके अंदर यूक्रेन का लिंकेज बहुत ज्यादा है. But that will complicate our discussion tremendously. हाँ, वो हो सकता है कि जिनका इसमें बैकग्राउंड नहीं हो, उनके Yeah. लिए समस्या हो जाए। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो रिस्पॉन्स है, जो नेटो का जो रिस्पॉन्स है, ख़ास तौर से जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का रिस्पॉन्स है, वो इकोनॉमिक सैंक्शंस और थोड़ी बहुत सेबर रैटलिंग शुरू में भेजा उन्होंने कि साहब हम इक्विपमेंट भेजेंगे, और 5,000 हेलमेट भेज दिए। और इकोनॉमिक सैंक्शंस भी जो लगाई हैं, उसमें उन्होंने ऑयल जो है वो उससे एग्जेम्प्ट रखा है। अब ऑयल एग्जेम्प्ट रखने का मतलब ये है कि मतलब अब आप एनर्जी एनर्जी ये को एग्जाम रखा है एनर्जी को उन्होंने. एग्जेम्प्ट रखा है, गैस और ऑयल। जो इन्होंने सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन किया था, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि इन्होंने सऊदी अरेबिया को इन्फ्लुएंस करके और एक्स्ट्रा ऑयल पंप करा के और ऑयल की राइस प्राइसेस जो कराया. थी वो डाउन करा दी थी, राइट. जिससे कि जो सोवियत इकोनॉमी जो थी वो बिल्कुल डोलड्रम्स में चली गई थी। बिल्कुल. और जिसके कारण गोरबाचेव ने जो डिसीजन लिया वो उसमें उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। लेकिन अब सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया, और बाइडेन ने खुद जो है वो 1 मिलियन बैरल पर डे जो है वो यूएस का प्रोडक्शन कम कर कम रखा कर है। दिया. वो सारा का सारा जो आपका उनका ऑयल प्रोडक्शन था, अ, वो उन्होंने डाउन कर रखा है। तो इनकी तो कम से कम बाइडेन के तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आती। मुझे तो लगता है कि अमेरिकन्स एज अ कंट्री हैव लॉस्ट द विल पावर टू वेज अ वॉर। That, yes, it's a debatable aspect, but there is no doubt. रोनाल्ड रीगन का जमाना आप देखिए, स्टार वॉर्स का जमाना देखिए, उस वक्त से अगर आप कंपेयर करें विद जॉर्ज बुश फर्स्ट व्हेन ही टुक हिज हार्ड डिसीजंस टू गो फॉर गल्फ वॉर 1, उसके बाद जॉर्ज बुश 2 भी, हालांकि वो उधर हाईजैक हो गए, मगर गल्फ वॉर 2, दिस ऑल हार्ड डिसीजंस एट दैट टाइम. ये इस वक्त मैं समझ रहा हूं कि जो बाइडेन के साथ हो रहा है इज एक्चुअली द इन्फ्लुएंस ऑफ 20 इयर्स ऑफ अफगानिस्तान. ये 20 साल अफगानिस्तान में इन्होंने करा क्या? I mean, a power of this nature, they didn't just have the heart to fight. शुरुआत जाके बड़ा जबरदस्त स्पेशल फोर्सेस के साथ सब टेक ओवर किया, इधर उधर किया टिल 2011, even when they killed Osama bin Laden. उसके बाद what were they doing here? Neither were they doing counterinsurgency, neither were they doing counterterrorism, neither were they fighting a decisive conventional battle. They were just there. अच्छा, अगर आप देखें तो 20 साल में 2400 casualties. Okay, very good, you protect your soldiers, and but then you have to somewhere take offensive operations also. 3800 तो कॉन्ट्रैक्टर्स मरे हैं, और 2400 आपके सर्विसमैन मरे हैं. If this the type of war you want to fight, if you want to win, see, America has to question itself. The American military has to question itself about this. This statement which I'm making, not many people are aware. The 3,800 contractors have died, and 2,400 soldiers have died. So what kind of a war have you been fighting all these 20 years? So I think the American propensity to take hard strategic decisions is very, very compromised at the moment. It will rise, it will come back. You need one strong president to come back and do it. You need a rational president to come back. Trump was a strong president also, but not rational enough, right? You need someone of the type of Ronald Reagan kind of a person to come back and take stock of this entire thing. So
I don't think the United States is going to enter into any kind of a thing here. They are steeped in what has happened in the last 20 years, and it will take a fair amount of time. And they are at the moment hell bent on one other thing. They are looking at, their focus is on the Indo-Pacific. They don't want to be pulled back into Europe, which was the theater of the Cold War, because they think they have forgotten the Cold War. The Russians have pulled them back into it. The Chinese are actually smiling all along because they are thrilled because all this talk of moving the Quad and this and that. This is who's talking of the Quad at the moment. Everyone looking at what's happening in Europe, right? So the people who are really laughing all the way are the Chinese and I think the Russian hand. And one aspect which we didn't look at when we said about Putin's decision is that the fact that 4 weeks ago he met Xi Jinping in Beijing. What happened at that summit? What finally actually emerged from it, we are not aware. But obviously, a reinforcement of Putin's will did take place because of the backing which Xi Jinping had given him. जी, मैं दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि कृपया आप अपने प्रश्न पूछ लें। और अब मैं आता हूँ इसकी थोड़ी-सी मिलिट्री एस्पेक्ट्स पे। वो मिलिट्री एस्पेक्ट्स ये है कि लोग ये है सोच रहे थे कि रशिया जो है वो बहुत कम समय में यूक्रेन को ओवररन कर लेगा। हालाँकि जो लोग ये सोच रहे थे उनको संभवतः ये अनुमान नहीं है कि यूक्रेन कितना बड़ा देश है। तो मैं उनको बता दूँ कि यूक्रेन इतना बड़ा देश है जो भारत के यदि 2 प्रांत यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश इनको मिला दें तो इनका जितना क्षेत्रफल होता है, लगभग उतना क्षेत्रफल जो है वो यूक्रेन का है। तो यूक्रेन बहुत बड़ा क्षेत्रफल में, जैसा मैंने कहा कि यूरोप का, रशिया को अलग कर दें यदि, तो यूरोप का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है, फ्रांस से बड़ा है क्षेत्रफल में। तो ये जो एक ये अनुमान था कि पुतिन जो है वो बहुत तेज़ी से बिल्कुल ब्लिट्ज़क्रीग वाली स्टाइल में यूक्रेन को ओवररन कर लेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत दिलचस्प सवाल है और मैं इसका पैरेलल ड्रॉ करता हूं। मैंने आज सुबह आर्टिकल में भी यही लिखा था। भारतवर्ष, अगर मैं इस एक उदाहरण दूं इसका, आपको मैं याद दिलाता हूं श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स जब हमने भेजी, आईपीकेएफ भेजी, तो ओवरऑल पीक स्ट्रेंथ ऑफ आईपीकेएफ वाज 100,000, 1 लाख। 4 डिवीजन भेजे थे हमने, बैटिकलोवा, ट्रिनकोमली, ववुनिया, जाफना, 4 थिएटर थे वहां पर। टोटल पॉपुलेशन, तमिल पॉपुलेशन कितनी थी इस नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में? अप्रोक्सीमेटली 2.2 मिलियन, 2.2 मिलियन। ठीक है। नफरी की ये क्या थी, एलटीटी की अप्रोक्सीमेटली 3,500। ठीक। और इसके खिलाफ 100,000 soldiers deployed on ground. Of course, yes, we had restrictions. We were not using air power. We were not using artillery. But to control and stabilize this region in 2.5 years was a big challenge. बहुत बड़ी चैलेंज थी। अब आप आ जाइए यूक्रेन पे, और आप संजय साहब ने आपको अभी डिस्क्राइब किया है व्हाट इज द साइज ऑफ यूक्रेन। फिर आप देखिए कि 44 मिलियन की पॉपुलेशन भी है इसकी, 1,30,000 ट्रूप्स जो अनटेस्टेड है। इन्होंने, इनकी रूसी इन्फेंट्री ने आज तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी है बहुत सालों से। ठीक है। अमेरिकन तब भी बहुत गए अफगानिस्तान में और इधर उधर लिबिया शिबिया सब गए, मगर रूस नहीं गया कहीं। ठीक है। और यूडिस एंड 1200 टैंक्स। अच्छा, उसके बाद अगर आप डिसाइड कर लें कि यू डोंट वांट टू यूज एयर पावर, एयर पावर को आप लिमिटेड तौर पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर एयर पावर इस्तेमाल करने लगे तो हो जाएगा जैसे सीरिया में हुआ था। यू विल वेस्ट आउट द अर्बन एरियाज कंप्लीटली, डिस्ट्रॉय देम कंप्लीटली। ये यूरोप के हार्ट में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में तब भी चल गया, मगर हार्ट ऑफ यूरोप, डेवलप्ड वर्ल्ड, यूक्रेन में नॉट बी मॉडर्न, दैट मॉडर्न, बट इट इज पार्ट ऑफ यूरोप। ये तो याद रखना चाहिए हमको। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं भी देख रहा था कि 1,30,000 ट्रूप्स इनके बॉर्डर्स पे लगे हुए हैं, 1200 टैंक्स है, तो मुझे भी बड़ा सस्पिशन हुआ कि ये दे आर नॉट हेलबेंट ऑन गोइंग होल हॉग। ये पूरा नहीं, पूरे दम के साथ नहीं कर सकते हैं इसको। अब आप देख रहे हैं इनकी तजवीज क्या है इस वक्त, स्ट्रेटेजी।
देयर स्ट्रैटेजी इज स्ट्रैटेजी, फौजी स्ट्रैटेजी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनती है, या आप कहिए वॉर स्ट्रैटेजी, बाय मिलिट्री स्ट्रैटेजी, वॉर स्ट्रैटेजी जब बनती है, इट स्टार्ट्स विद अ पॉलिटिकल एम। पहली चीज होती है पॉलिटिकल एम, देन इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय अ मिलिट्री एम। इसमें मुद्दा जो है पॉलिटिकल एम का मुद्दा है रिजीम चेंज, कि यहां पर जो जेलेंस्की की जो सरकार है, जो प्रो नेटो सरकार है, प्रो अमेरिकन सरकार है, इसको गिराया जाए, एंड अ प्रो रशियन गवर्नमेंट हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड देयर। दैट इज द अल्टीमेट पॉलिटिकल एम, राइट? मिलिट्री एम, अच्छा साथ में पॉलिटिकल एम आप ये भी कह लीजिए कि डॉनबास के एरिया के ऊपर पूरा कब्जा, कब्जा तो नहीं, influence, complete influence established over the Donbass region, the regions where the Russian affinity, Russian ethnicity है। दूसरी चीज आप देख लीजिए मिलिट्री एम क्या है। मिलिट्री एम है जितने यूक्रेन की जो फौजी काबिलियत, मिलिट्री काबिलियत है, उसको सप्रेस करना। इट हैज टू बी सप्रेस सो दैट यूक्रेन कैन नॉट इमर्ज एज ए सेंटर फ्रॉम वेयर नेटो कैन इनिशिएट एनीथिंग अगेंस्ट रशिया इन द फ्यूचर। मतलब आपको यू विल हैव टू सप्रेस इट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अगर ये दो एम, ये दो तीन एम लेकर देखें, अगर मैं रूसी जनरल होता और मुझे प्रेसिडेंट बुलाते कि आपको लड़ाई करनी, तो मैं कहता कि मुझे 1,30,000 ट्रूप्स के साथ नहीं हो सकता, दिस कैन बी डन। एंड इफ पुतिन हैड टोल्ड देम कि भाई ये ही इतने ही ट्रूप्स मिलेंगे, बिकॉज वी डू नॉट वांट एन ओवरकिल। ये भी याद रखिए कि रूस, रशिया जो है, उसको पोस्ट वॉर भी देखना है। ये नहीं, इट्स नॉट एन आइसोलेटेड नेशन, इट हैज टू लुक एट द पोस्ट वॉर सिचुएशन ऑल्सो। इट वॉन्ट्स टू रिमेन अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, वीटो पावर है, वीटो को इस्तेमाल भी किया है, अभी हाल ही में इस्तेमाल किया है। इट कैनॉट गो अगेंस्ट द वर्ल्ड। अगर आप सीरिया लाइक सिचुएशन क्रिएट कर देंगे यूक्रेन के अंदर, भारत को मुश्किल हो जाएगा बड़ा, हमको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे हम नेटो को सपोर्ट ना करें। वी कांट अफोर्ड नॉट टू डू इट देन इन दैट केस। तो रशिया हैज टू प्ले व्हाट इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड अप्रोच टू दिस होल सिचुएशन। अब ये इस बैलेंस को कायम करना, इस टू डिटरमिन व्हाट आर योर क्वांटिटीज, क्या चाहिए आपको, 2 लाख ट्रूप्स चाहिए, 1.5 लाख ट्रूप्स चाहिए, क्या टेक्नोलॉजीज चाहिए। और मैं कहता हूं रूस अभी भी हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है, अभी भी चौथे दिन अभी तक फेवरेबल एयर सिचुएशन नहीं हुई है। आमतौर पे हम भारत की फौज, व्हेन वी लुक एट पाकिस्तान, वी लुक एट एयर सुपीरियोरिटी, मतलब पाकिस्तान की एयरफोर्स उड़ ही नहीं सकती, देन आवर मैकेनाइज्ड फोर्सेस विल गो इनसाइड। मगर यहां तो आप समझिए एयर सुपीरियोरिटी का तो सवाल ही नहीं है, फेवरेबल एयर सिचुएशन नहीं हो पाई है। ये मतलब यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम्स बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, मगर साथ में सॉटीज भी रशियन एयरफोर्स ने बहुत कम उड़ाई है। वो मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, रॉकेटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और टारगेटेड कुछ अर्बन सेंटर्स के ऊपर कुछ जगहों पर टारगेट कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? जो आपने सुबह इंडियन एक्सप्रेस में तस्वीर देखी, एक ब्लॉक ऑफ हाउसेस के ऊपर मिसाइल जो गिरा है, क्या है ये? दिस इज पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। दिस इज द पार्ट विच इज बीइंग शोन टू द यूक्रेनियंस कि सी वी कैन कम डाउन टू दिस ऑल्सो, पर हम कर नहीं रहे। तो अभी तक सेलेक्टिव हुआ है। मैं तो अचंभे में हूं कि कीव एयरपोर्ट 3 दफे उसका एक्सचेंज हो चुका है। They came and इनके स्पेशल फोर्सेस आए, रशियन स्पेशल फोर्सेस, एंड दे कैप्चर्ड इट, एंड देन द यूक्रेनियंस काउंटर अटैक्ड एंड इविक्टेड देम। फिर उसके बाद रशियंस आ गए अंदर, फिर उनको इविक्ट कर दिया वहां से। मतलब यह है कि रशियंस ने क्या प्लान नहीं किया कि जहां स्पेशल फोर्सेस को भेज रहे हैं उनके साथ ग्राउंड लिंकअप होना निहायत जरूरी है। 24 से 48 घंटे के अंदर तो ग्राउंड लिंकअप होता ही है। स्पेशल फोर्सेस कैसे सर्वाइव करेंगे ऐसे वहां पर? तो इनके ख्यालात में कुछ कमी लग रही है मुझे। या तो तजुर्बा जरा कम हो गया है रूसी फौज में, या ये इतना कैलिब्रेट कर रहे हैं कि उससे जो है असर जमीन के ऊपर कम दिखता जा रहा है। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये अभी भी पूरी तरह से रेकलेस नहीं है, और नहीं, ये बिल्कुल जो वर्ल्ड ओपिनियन है उसके प्रति निश्चित रूप से थोड़ा बहुत सचेत हैं, ऐसा लगता है। और इसी में अगला जो मैं इसका जो सप्लीमेंट, नेचुरल सप्लीमेंट है ये, कि जो भारत का स्टैंड है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
भारत का स्टांस तकरीबन 30-40 साल पहले जब हम नॉन अलाइंड स्टेट थे, तो उस वक्त भी हमारा स्टांस जो था वो न्यूट्रल होता था। ठीक है, we neither here neither here, we are non aligned. No one was bothered about India's stand. ठीक है, today you are a $3 trillion economy emerging to be a $5 trillion economy. You're part of G20. You are also emerging, you are a middle power emerging to be a bigger power. You're part of BRICS, you're part of SCO, you're part of all the important organizations in the world. तो opinion भारत की, the fact that पहले दिन मोदी जी के पास कॉल आया कि रिक्वेस्ट टू प्लीज स्पीक टू मिस्टर पुतिन, उसके बाद एक और कॉल आया, जेलेंस्की से कॉल आया टू प्लीज pleading that some kind of a ceasefire should be done. Everyone understands India's relationship with Russia is very, very strong, right? But जो स्टांस इंडिया ले रहा है, मैंने उसको एक टर्मिनोलॉजी दी है जी, इट्स कॉल्ड इन्फॉर्म्ड न्यूट्रलिटी। ठीक है, ये एक न्यूट्रलिटी थी, नॉन नॉन अलाइनमेंट अलाइंड नहीं है। हटको है, नॉन अलाइनमेंट नहीं है ये, दिस इज इन्फॉर्म्ड न्यूट्रलिटी। अगर आप देखें तो जो हमने स्टेटमेंट भी दिया है सिक्योरिटी काउंसिल में, इट इज a neutral thing, there's no doubt about it, but we've given an explanation. And अगर आप बहुत ही बारीकी से अगर कोई पढ़े तो it will look clear that we are asking the Russians to stop the violence. क्योंकि हम समझते हैं कि it's an important thing for us that the violence must stop, lives must not be lost, and that's the stance that we are taking. हम virtual कहिए human rights की तरफ है, without mentioning it, we are looking at human rights, we are looking at early cessation of hostilities, we are looking at diplomacy to play the major role. ये सब चीजें एक mature देश की तरफ से होती है। And हमारा एक चीज मैं जरूर कहूंगा, and it can be a recorded statement, to have a diplomat as your external affairs minister at this stage is a major advantage, बहुत बड़ा एडवांटेज है। और मैं देख रहा था जिस तरह से मेलबर्न में क्वाड की कॉन्फ्रेंस जो थी, उसमें किस तरह से जयशंकर साहब ने उसको हैंडल किया था। क्वाड की कॉन्फ्रेंस थी, मगर इट वाज बीइंग हाईजैक्ड कंप्लीटली टू बिकम अ यूक्रेन कॉन्फ्रेंस, बट उन्होंने उसको रोका एंड ब्रॉट इट बैक टू द क्वाड कंप्लीटली। Then Jaishankar Sahab went to Munich, and Munich Security Summit. हर साल फरवरी में Munich Security Summit होती है, one of the very, very important security conferences of the world. He made a class speech out there. Went to France. France में Macron के साथ he was being consulted by Macron, by President Macron, for his views and things like his views are informed views. Obviously, a career diplomat with this kind of service in China, service in the United States, having been now external affairs minister for the last 3 years, obviously he's got the capability to do this. तो मैं समझता हूं कि भारत का स्टेचर जो है ऊंचा है, and I think we are applying it correctly at this stage. Now I only hope and wish that the situation does not deteriorate. पर जो मुझे सबसे ज्यादा डर है वो है ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन का, कि ये ना हो जाए कि यू हैव मैस कैजुअलिटीज एंड थिंग्स लाइक दैट, तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा भारत को टू होल्ड बैक। ऑलरेडी द वेस्ट इज नॉट टू हैप्पी विद अस, राइट, नॉट टू हैप्पी विद अस, दे आर clamoring, they want India to sort of support them and things, they're not insisting so far, मगर जब ये visuals इस तरह के होने लगेंगे then it will become very difficult, and that's one of the reasons why President Putin is also holding back. And that's one of the reasons जो आप देख रहे हैं चौथे दिन उन्होंने डेलीगेशन भेज दिया है बेलारूस ऑलरेडी, दे ऑलरेडी रिपोर्टेड है, कंफर्म नहीं है, that they are looking for negotiations with the Ukrainian side, and the Ukrainians have probably also accepted it. So you can say this is some kind of a back channel जो शुरुआत हो रही है इस वक्त। इजराइल, सुना है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने बातचीत की है, ऑफर किया है कि मैं इंटरवीन करता हूं बिटवीन द टू साइड्स एंड I can be the go-between, etc. I do strongly feel कि ये एक टाइम है जब भारत, actually India can play a very great role here. India can be an interlocutor at this stage, at this time. We have got a very fine veteran diplomatic community, बड़े experienced लोग हैं और इनका इस्तेमाल करना चाहिए. We should have a special envoy perhaps at this time, or one or two special envoys at this time. And कभी ना कभी भारत का जब ये जिस तरह से स्टेचर भारत का बढ़ रहा है, कभी ना कभी तो ये इंटरलॉक्यूशन हमको इसके अंदर एंटर करना ही पड़ेगा at some stage in life. Why not now? I thought this is a very good opportune time when India should enter into this. जी